दोस्तों हुआ ये कि अब से कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने रेमिटेंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी है। यानी कि किसी भी देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 देश बन चुका है। यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और ये 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी यानी कि टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने ये भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंस इससे कम है। वो कम पैसा कमाकर अपने देशों में भेजते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो भारतीय लोग हैं वो ज्यादातर अब व्हाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं। यानी कि विदेश में कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भी भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी बड़ी मात्रा में स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वजह से जब वो ज्यादा इनकम करते हैं तो अपने परिजनों को भी भारत में ज्यादा डॉलर भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये लोग ज्यादातर मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हमारे कहने का मतलब ये है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी वजह से ये कम पैसा अपने परिजनों को भेज पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा, चलिए ठीक है भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो अपने भारत में जो परिजन हैं पैसा उन्हें दे रहे हैं, तो सरकार को इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? इसके लिए आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है तो वो व्यक्ति जो भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है वो डॉलर की फॉर्म में होता है। डॉलर सरकार के पास जाता है, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपए में उसे ट्रांसफर कर देती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है। इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं जैसे कि कच्चा तेल मंगा रहे हैं तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपयों में नहीं की जाएगी, उसकी पेमेंट होगी डॉलर में जो खजाने में मौजूद है पहले से। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले तब भी फॉरेन मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपये को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है विदेशी जो निवेश होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो ये देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है यानी कि निवेश किया है वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो और ज्यादा पैसा देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है और उस देश में नई नई फैक्ट्रियां खुलती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह खजाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस ये चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर दे। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनी ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है। इसका मतलब यह कि अगर भारत इन रूसी कंपनियों को एक्वायर करता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले थे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। द हिंदू के आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस बहुत सी कंपनीज को अमेरिकन यूरोपियन कंपनी बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रशिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी हैं और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा भी लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनियों पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों से खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदे या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इस प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू किया जाए। ऑलरेडी कई चीनी कंपनियां रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल, स्लाइड और मेटल फैब्रिकेशन जैसे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां रूस अब भारतीय कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स को प्रेजेंस करना चाहता है। देखिए, रूस इस बात को अच्छे से जानता है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चलाए रखने के लिए अकेले चीन पर निर्भर रहना गलत साबित हो सकता है, और वैसे भी ये देश भरोसे लायक बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है और रूस भारत पर आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता है। दरअसल रूस में सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी कि SPIAS का आयोजन चल रहा है। इस इवेंट का मेन पर्पस नॉन वेस्टर्न देशों से इन्वेस्टमेंट रूस में लाना है। इस इवेंट से रशिया के अलाइड देश जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान और यूरोपियन देश बाहर रहने वाले हैं। इन देशों के अलावा भारत और चीन को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पर शुरू कर चुका है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज के अनएबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और US के अलायन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से ये कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसीलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन पाए। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस में अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।